बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। किसी भी सियासी जमात के लिए ख़ास तौर पर जब वो अपोजिशन में हो और ज़ेर अताब भी हो, सबसे बड़ा मसला यही होता है कि पार्टी को यकजा कैसे रखा जाए। और अगर एक यूनिफाइड फोर्स बनानी है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है या मुज़ाहमत करनी है, तो फिर इकट्ठे होकर करनी है। और जो हुकूमत हो उसके लिए सबसे अच्छा काम ये हो जाता है कि अगर वो उसके जो हिस्ब इख्तिलाफ में पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो यकजा ना हो। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से धड़े बन चुके हैं। इस बात को डिनाई अब कोई नहीं कर सकता। वो लोग जो कि सेकंड टियर या थर्ड टियर के नहीं, बल्कि वो लोग जो कि पार्टी के अहम रहनुमा समझे जाते हैं, पार्टी का फेस है इमरान खान साहब के बाद, आज वो एक दूसरे के खिलाफ आकर बातें करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक इलेक्टेड वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की हुकूमत है। इमरान खान दूसरी तरफ इमरान खान साहब की हमशीराएँ हैं जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले भी करती रही हैं। और अब जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब ने जेल में जाकर खान साहब से की है, उसके बारे में उन्होंने बाहर आकर कहा है कि गंडापुर साहब ने हमारी शिकायतें लगाई हैं। क्या ये सब कुछ अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात ये सस्टेन कर पाएगी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इमरान खान जेल में है और फ़िलहाल जो हालात नज़र आ रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए उनके बाहर आने की कोई ख़बर अभी दूर दूर तक नहीं है। इसमें हुकूमत को किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की मुक़्तदरा हुकूमत के थ्रू या हुकूमत मुक़्तदरा के थ्रू कुछ करवा रही है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और यही मौजूए बहस भी होते हैं। क्योंकि हुकूमत को अगर कोई ख़तरा हमेशा से रहा है तो वो यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अपनी जगह मौजूद है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का जो वोट बैंक है या जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रही है। हाँ, हुकूमत ये ज़रूर कहती रही है कि अब वो बात नहीं रही, लेकिन उसका जो लेटेस्ट टेस्टमेंट है वो हमारे सामने नहीं आया हमारे सामने। तो उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ है, चले वो हुकूमत ने जीता। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर 2024 के इंतखाबात के अंदर जो ज़मीनी हक़ाइक़ पाकिस्तान के मीडिया के सामने आए, पाकिस्तान के अवाम के सामने आए, उसमें तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर मसाइल के बावजूद बहुत से लोगों ने मुश्किल हालात में निकल कर वोट दिया। ये मामला इस तफरीक के साथ कहाँ जाएगा और हुकूमत इससे कितना फ़ायदा उठाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब जो कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI इमरान साहब के वकील हैं बल्कि एक सीनियर रहनुमा भी हैं और उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। अली बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और इस वक्त वफाकी हुकूमत की PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। अब जो गुफ्तगू अली बुखारी साहब की है गंडापुर साहब ने, उसके अलावा भी उन्होंने ये बात बड़ी खुलकर की है कि जो आज वक्त है ये हम एस्टेब्लिशमेंट के मकसद के ऊपर सारों ने चलना शुरू कर दिया है। मजीद जो उन्होंने फरमाया मैं चाहता हूँ जरा आप सुन लें। मुतहिद होने के बजाय इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के उस मकसद पे हम चल रहे हैं कि जो वो जानबूझ के कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट एक रोल अदा कर रही है। मैंने बड़ी क्रेडिट से बताया इमरान खान को कि खान साहब ये जितने लोगों को सजा हुई है या FIR हुई पड़ी है, ये लोग तो जिलों में मौजूद भी नहीं थे। क्या उमर अयूब मौजूद था? क्या शिबली फराज मौजूद था? क्या जरताल मौजूद थी? हामिद रजा क्या मौजूद था? लेकिन अलीमा खान के जो बेटे के ऊपर ये बात आई वो मौजूद था और उसकी 3 दिनों में जमानत हो गई। तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि चूंकि इदारे इसमें काम कर रहे हैं हमें कमजोर करने का, और कोई जानबूझकर या किसी मकसद के तहत अगर उनकी राब्ते में रहकर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आपकी कॉज को नुकसान दे रहा है। और मैंने उनको बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक MI जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में। अली बुखारी साहब, इन दोनों शख्सियात में से एक तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा है, एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सच कौन बोल रहा है? और ये जो इल्ज़ामात हैं गंडापुर साहब के, ये अभी गंडापुर साहब ने कही हैं। शेर अफजल मरबत साहब, अब आपकी जमात उन्हें ओन नहीं करती, वो तो ये बातें पिछले 1 साल से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मनीम आपका। देखिए मनीम, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पॉलिटिकल फिगर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्टी हैं, और खान साहब ने उनको CM लगाया। वो 2013 में भी MPA रहे, मिनिस्टर थे, 2018 में वो फेडरल मिनिस्टर थे, और उसके बाद अभी वो CM है। और ऑन द अदर साइड वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, और ऑन द अदर साइड जो अलीमा आपा है वो खान साहब की रियल सिस्टर है और पॉलिटिकल वर्कर नहीं है वो।
वो पॉलिटिकल खातून नहीं है, एक हाउस वाइफ उनको कह सकते हैं, एक हाउस लेडी कह सकते हैं, वो हैं। तो डेफिनेटली उनका भाई जेल में, उनकी भाभी जेल में, उनका भांजा जेल में, उनके 2 बेटे जेल पे, खुद उन पे 2 दर्जन से ज़्यादा FIR, एक दिन वो लाहौर होती हैं, एक दिन पिंडी होती हैं, एक दिन इस्लामाबाद होती है। तो ये तो एक चक्कर चल रहा है उनका। और उसके बाद फिर उन्होंने आके मुलाकात करनी, फिर उनको रोक लेना, दूसरी बहनों को अंदर भेजना। तो ये सारी चीज़ें तो इस एंगल से देखी जा सकती हैं, और यही हैं एक्चुअली भी, क्योंकि मेरी खान साहब से मुलाकात पिछले 3 वीक से रेगुलरली मेरा नाम जाता रहा है और मुझे नहीं जाने दिया गया, कल भी नहीं जाने दिया गया, 4 घंटे बैठा के वापस आया। तो मुझे तो एग्जैक्ट फिगर्स खान साहब के अल्फाज जो मुंह से निकले हैं वो तो नहीं पता। और आपको पता है कि मैंने आज तक जितनी बात भी की, कभी उसको किसी ने जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। इवन खान साहब से भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा अली ने जो बात की है वो 100% मैंने कही है उसको। ठीक है। तो ये तो क्रेडिट है और क्रेडिबिलिटी होती है आपकी। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि विदाउट खान साहब से पूछे बगैर मैं इसके ऊपर कमेंट्स करूँ। नहीं, बट एक बात है अली भाई, एक बात है, देखिए आपकी क्रेडिबिलिटी, बसंत एहतराम, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो कोई शक यहाँ नहीं कर रहा, बट मेरा तो सवाल आपसे ये है कि यहाँ तो 2 मौक़िफ़ हमारे सामने है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम किसी और पर नहीं लगा रहे। वो कहते हैं ये इमरान खान साहब को मैंने बताया है कि जी बाकी साहब फंसे हुए हैं, इनके बच्चे 3 दिन में रिहा हो जाते हैं, वो वहाँ मौजूद भी थे, एक उनमें से साहबजादे, और ये पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं, ये MI इनके ऊपर काम कर रही। ये गंडापुर साहब ने बाहर निकल के गए हैं। तो मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये दुरुस्त है या ये द्रोहगोई है? नहीं, देखें, ये मैंने जब लास्ट टाइम हम गए ना मुनीब भाई, तो उस टाइम अलीमा आपा भी वहाँ मौजूद थी और अली मीन भी मौजूद थे और मैं भी था। सो उनके दरमियान बड़े अच्छे तल्लुकात थे। जो लास्ट ट्यूसडे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, किसी ज़्यादा दूर की नहीं। एक जो परसों ट्यूसडे गुजरा, सॉरी कल गुजरा, एक जो इससे पहले वाला था, उसमें हम लोग इकट्ठे गए। मैं गया तो ये दोनों ऑलरेडी बैठे हुए थे, क्योंकि दोनों का नाम था मुलाकात के लिए। ठीक है। और नहीं हुआ, और मैं भी जब वहाँ पर गया तो उनके साथ बैठ गया। ऑब्वियसली मैं फिर आगे गया, वहाँ से वापस आया, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। सो कहने का मकसद है कि ये डिफरेंसेस जो हैं, ये डिफरेंसेस पॉलिटिकली तो ज़रूर हो सकते हैं, इसमें समाउदादर आप कह सकते हैं, क्योंकि अली अमीन इज़ अ पॉलिटिकल वर्कर। उन्होंने जो खान साहब से बात की वो पॉलिटिकली की, जबकि मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ कि अलीमा खान साहबा ने, अली अमीन ने और इवन खान साहब ने हमेशा यही बात की है कि जो अलीमा आपा हैं ये पॉलिटिकल खातून नहीं है, इनका पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है, और वो खुद भी कई दफ़ा ये चीज़ें कह चुकी हैं। तो मैं ये अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा हूँ कि अली अमीन साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, या खान साहब ने क्या अंदर से कहा। अच्छा। क्योंकि बेसिकली मेरे लिए तो यही चीज़ मैटर करती है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है और उनके पास। बट आप इनके साथ बड़ा क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, आप जेल के में मुतअद्दिद दफा पटियाला जाते हैं, दोनों के साथ मेरे बहुत ही अच्छे तल्लुक। हाँ, बहुत अच्छा। आप बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर लोगों का आपसे अच्छा ही ताल्लुक है, वो शायद एक पर्सनालिटी आपकी है इसकी वजह से। लेकिन आपको कभी शक हुआ है किसी कोई, मतलब उन्होंने MI का नाम लिया ना कि फलाना इदारा इन पे काम कर रहा है, तो आपको कभी लगा कि किसी के राब्ते हैं या कुछ है, और या कभी ज़हन में आया हो कि भाई इनके साहबजादे कैसे जमानत हो गई उनकी फौरी तौर पे? मुनीब भाई, इफ़ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट ना, और मैं ऑनेस्ट टू गॉड बात करता हूँ, मुझे तो ये प्रिविलेज हासिल है ना कि मुझे हमेशा एवरीवन इन द पार्टी नोज के आई एम खान्स बॉय, तो मुझे हमेशा ये कहता है कि इमरान खान के साथ है। तो मेरे लिए तो उसकी वजह से जो अलीमा आप हैं वो बहुत काबिल एहतराम है, बहुत काबिल इज़्ज़त है। उन्हीं की वजह से अली अमीन जो है वो भी बहुत काबिल एहतराम है, इनको बहुत काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ दोनों खड़े हुए हैं और दोनों के एक रिलेशन बता दिया, दूसरे का बता दिया। लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़, अलीमा आप मुझे डायरेक्टली कॉल करती हैं, उनके केसेस होते हैं, डिस्कस करती हैं, सारी चीज़ होती है, वहाँ जाते हैं तो मुझे स्पेशली बुला के मुझसे बात करती हैं, मैंने कोई चीज़ नहीं फील किया। ठीक, आप ठीक हो गया, ऐसी कोई चीज़ फील नहीं की आपने नहीं फील की। फिर मैं ये इख्तियार वली साहब, ये आप लोग करवा रहे हैं, वैसे तो आप जो करवा रहे हैं बड़ा अच्छा करवा रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मतलब वो कहते हैं इदारे काम कर रहे हैं और पार्टी को इधर उधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अली बुखारी साहब के सामने ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने नहीं महसूस किया कि कुछ ऐसा हो रहा हो, और उनके ताल्लुकात हर एक से बड़े अच्छे हैं। जो मेरे लिए ज़्यादा हैरानगी की बात है कि उन्होंने कहा पिछले से पिछले मंगल को बड़ी अच्छी मुलाकात रही, हमें अलीमा खान साहिबा भी थी और गंडापुर साहब भी थे। तो पता नहीं एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ है, और यकीनी तौर पर इसके पीछे आप ही होंगे, आपकी हुकूमत होगी जो ये सब तहरीक इंसाफ में आप तफरीक डाल रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक भाई। देखिए, इदारे वहां पर शायद काम करते हों,
अगर माजी में हम देखें तो जहां पे जरूरत होती है, जहां पर हम पीटीआई की बात करें तो उसके अंदर तो खुद इतने इदारे बन चुके हैं, तो वहां किसी दूसरे इदारे को करने की जरूरत क्या है? उनको क्या इंटरवीन करने की जरूरत है? इनका तो हर बंदा अपना एक इदारा बना के बैठा हुआ है, हर बंदा अपना एक समझ लें कि उसने अपनी रियासत बनाई हुई है। और इसमें अली भाई आपको इस तरह ये बात अली बुखारी साहब नहीं बता सकते ओपनली, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपके शो में ये बात की थी और आपने मुझसे बड़े हैरान होकर पूछा था कि क्या वाकई में इतने धड़े बन चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि देखिए, वाज़ेह तौर पर इसमें 3-4 बड़े धड़े हैं। जो अली अमीन का है वो एक धड़ा है, जो अलीमा खान का है वो एक धड़ा है। एक धड़े को जेल में बैठकर बुशरा बीबी अलग से लीड कर रही है। एक धड़ा जो इस वक्त खामोश है और वो किसी मुनासिब मौके का शायद इंतजार कर रहा हो, जो भी है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। तो इसमें तो खुद इतने सारे धड़े बन चुके हैं। अच्छा, फिर नीचे आते जाएं तो फिर छोटे छोटे धड़े भी रीजनल इसमें बन चुके हैं। इनफैक्ट पार्टी तो ये सारी एक जमात की बनी हुई है, नजरियाती लोगों की तो ये जमात है नहीं। बेसिकली जब तक इमरान खान ने कहा था ना, आपको याद होगा, आपको यादाश्त आपकी मुझसे ज्यादा बेहतर है, इमरान खान कहा करते थे कि जो आर्टिकल 62 63 पे पूरा उतरेगा वो मेरी पार्टी का मेंबर बनेगा। फिर अचानक प्लान बना, उनकी पार्टी में कोई नहीं जा रहा था, फिर इनको अचानक प्लान बना कि इलेक्टेबल्स लेने हैं, तो वो सारे रूल्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए गए। फिर आप यहां से भी बंदा ले लो, पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है उसको भी ले लो, सिंध का जो सबसे बड़ा कातिल है उसको भी ले लो, खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे बड़ा स्मगलर है उसको भी रख लो, और बलूचिस्तान में जितने मतलब चोर ठग हैं उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। तो पूरे पाकिस्तान के कचरे को इकट्ठा करके उन्होंने तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी जगह दी थी। ये नजरियाती लोगों की जमात थोड़ी है। नहीं, आपने बात किया अख्तियार भाई, आपने 2 दफा कहा है ये अली बुखारी साहब नजरियाती शख्सियत आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका तो कोई नहीं, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अली बुखारी एक नजरियाती शख्स है। अब आपका क्या ख्याल है, या अली बुखारी साहब का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे लोग अली बुखारी जैसे लोग हैं? नो, नेवर। ये तो मांगे तांगे के लोग हैं। कुछ पीपल्स पार्टी से आए हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून से आए हैं, कुछ एमक्यूएम से आए हैं, कुछ एएनपी से आए हैं, कुछ किसी पार्टी से। सब लोगों ने, मैं ये बात करता था लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आती थी कि वक्त आने पर जहां से ये लोग आए हैं ये वहीं पे वापस जाएंगे। ये पार्टी को पार्टी थोड़ी है, ये तो जरूरत, जिस तरह नजरिया जरूरत पैदा करके ना मार्शल लॉ को हमारी अदालतें जो थी तो वो एक लीगल बैकिंग दिया करती थी, इसी तरह एक नजरिया जरूरत सियासत में लॉन्च किया गया। उसका कि एक मौका खान को देना चाहिए। तो इलेक्टेबल्स को अगवा किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको गर्दनों से पकड़ कर एजेंसियों के जरिए पीटीआई में शामिल कराया गया। तो पहुंची वहीं पर जहां का अमीर था, जैसे आपने माल इकट्ठा किया था ऐसे ही आपके साथ फिर होगा। तो मेरे ख्याल में अली अमीन जो कह रहा है उसकी इस बात में कोई सदाकत तो शायद ना हो कि कोई इदारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि अलीमा खानम जो है तो वो पार्टी की जो प्रीमियरशिप है, जो लीडरशिप है वो लेना चाहती है। अच्छा। और उनका मसला ये है कि उनका मुकाबला इसमें बुशरा बीबी से भी है और जो 2 धड़े मैंने आपको और बताए हैं उनसे भी। अली बुखारी साहब, अब ये जो चले ये जो इदारे काम कर रहे हैं या वो जो गंडापुर साहब ने कहा वो बातें और हैं, लेकिन और भी इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं कि वो ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ यूट्यूबर ये कह रही हैं, कैंपेन चल रही है कि वो चेयरमैन या चेयरपर्सन बन रही हैं या बनना चाहती हैं पार्टी की। हफीजुर न्याजी साहब के आर्टिकल का भी गंडापुर साहब ने जिक्र किया। प्लस उन्होंने कहा कि वो जो कुछ सोशल मीडिया है उसको पूरा कंट्रोल करती हैं, यूट्यूबर से उनके राब्ते हैं और वो ये सारा नैरेटिव बनाती हैं या बनवाती हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं बाय एंड लार्ज अलॉन्ग दीज लाइंस बातें की थी शेर अफजल मरवत साहब ने, तो पार्टी ने उन्हें डिसोन कर दिया था। गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला हैं, तो क्या ये इस पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्या होगा? क्योंकि इल्ज़ामात तो वही हैं, कोई बुशरा बीबी साहिबा पे लगा देता है, कोई अलीमा खानम साहिबा पे लगा देता है। देखिए मुनीब भाई, ये तो एक ऐसी चीज़ है। देखें, पहली बात तो आप खुद क्योंकि एक मीडिया से वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया पे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का कंट्रोल हो सकता है जी।
और आपके वीलॉगर्स जो हैं उनका अपना प्लान होता है, उनका अपने प्रोग्राम्स होते हैं, वो अर्न करते हैं वहाँ से, वो किसी के कंट्रोल में तो नहीं चल सकते। ये कम से कम मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं चेयरपर्सन पैमरा भी रह चुका हूँ COC, हमने लॉज यहाँ पर तो हैं कोई नहीं, और जो है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते गलती से। इशू ये है कि कम से कम ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई मीडिया को कैसे कंट्रोल कर सकता है, या वीलॉग कुछ कैसे वो कंट्रोल पोजीशन में चल सकता है। कोई एक बंदे से हो सकता है, 2 से हो सकता है, कोई 100, 200, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनका प्रोफेशन ही ये है, जो सुबह उठते हैं शाम तक यही कुछ करते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। जब जाके गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं जेल के बाहर, जेल तो खैर जाने नहीं देते पहले उससे, तो वो आगे जब वॉक करता हूँ तो मेरे साथ 25 आपके सोशल मीडिया वाले लोग चल रहे होते हैं। अब आई डोंट नो उनमें से कौन है कौन नहीं, को 2, 4, 5 को हम जानते होंगे जो रोज़ हमें हाई कोर्ट मिलते थे, सुप्रीम कोर्ट मिलते हैं, या जो इलेक्शन में हमारे हम देखते रहे वेल नोन फिगर्स होंगे, या वो लोग नज़र आ जाते हैं। अदरवाइज तो 50-60 चल रहा होता है। नो वन नोज कि उनमें से कोई कौन सा वीलॉग ओरिजिनल करता है, कौन सा किसी के पे रोल पे है, कौन सा एजेंसीज की पे रोल पे है, नो वन नोज। तो उसके ऊपर तो कमेंट ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। और आपको मुझसे बखूबी पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। वंस आप निकल गए और सब ने अपने घर में बैठे हुए करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल सेल फोन्स हैं, उसके ऊपर कमेंट्स देते हुए आप किसी को रोक नहीं सकते। तो वो चीज़ तो मैंने अंडरस्टैंड मुझे नहीं हुई कि भाई ये कैसे हो रहा है, या कैसे हो सकता है, या कैसे चीज़ें हैं। कुछ 2-4 बंदों का अगर बता दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है इसके ऊपर कि जी ये 2-4 बंदे हैं जो कि इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बंदा समझने में इजी हो जाता है। तो इसमें अवाम है ज़रूर बात के अंदर, लेकिन देखें मुनीब, इससे दुनिया आगे चलेगी ना। मतलब आज हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अलीमा आपा ने ये कह दिया और अली अमीन ने ये कह दिया। मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे चला जाऊँ। मैंने तो अभी तक बैठ के ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं कही कि यार एक पंजाब में वो शख्सियत थी जो लोगों को 2 उंगलियां मिलाता था, जो टिकट मुस्लिम लीग में बांटता था, जो वज़ीर आला का कैंडिडेट था, वज़ीर आला था, साबिक़ वज़ीर आला और अभी के वज़ीर आज़म का बेटा था जिसका नाम हमजा शहबाज है। वो पिछले 1.5 साल से तलाश गुमशुदा में है, किधर गया, मरियम ने उसको जाने नहीं दिया। मैंने तो ये बात भी नहीं कही कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के, हमने तो यही सुना है कि पाबंदी लगी हुई है कि भाई आप पंजाब में नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें सारी इंटरनल पार्टीज की है। मैं पीपल्स पार्टी की बतेर चीज़ें आपको बता सकता हूँ ऐसी बहुत सी, कि परवेज अशरफ साहब का कौन सा ग्रुप है, गिलानी साहब का ग्रुप कौन होल्ड कर रहा है, खुर्शीद शाह साहब का क्या है, ये इंटरनल पार्टी की। बस सिर्फ उसमें फर्क अली भाई अभी तक ये है ना, किसी ने एक दूसरे पर इल्जामात मीडिया में आके नहीं लगाए सिर्फ, या वीडियो जारी नहीं की। अदरवाइज तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्रुप बंदी तो हर जमात में होगी। मेरे भाई हैं इख्तियार वली साहब, हमारे भाई हैं, साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने जब परवेज खटक साहब को बनाया वज़ीर आज़म ने अपना मुशीर, तो जो उनके अल्फाज थे वो आप खुद ही सुन लीजिएगा, बल्कि अभी भी इख्तियार वली साहब आपको बता देंगे शदीद इन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया था। और ये चीज़ नहीं, ये तो चलते हैं। मैंने तो आपको मुस्लिम लीग के अंदर की बात बता दी, जो इनके टॉप लीडरशिप हमजा और मरियम के दरमियान या उनके वालदैन के दरमियान चल रही थी। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती हैं कि आपका गवर्नमेंट कैसे रन हो रही है, मैटर ये करती है कि आपका लीगल सिस्टम कैसे चल रहा है, मैटर ये करता है कि आज के दिन में, आज की तारीख में इंडिया में 81 रुपीज़ का डॉलर है, आपके बांग्लादेश में 106 टके का डॉलर है, आपके अफगानिस्तान में 89 अफगान का डॉलर है, और इन सबको इकट्ठा करें तो 275 रुपीज़ बनते हैं। और पाकिस्तान में 288 रुपये का डॉलर इस्लामाबाद में नहीं मिल रहा। तो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 4 years, क्योंकि इनको मैं 4था साल स्टार्ट हो गया ना। ये तो 10 अप्रैल के बाद 2022 से अभी तक बैठे हुए हैं। आज की पोजीशन ये है कि चीनी आपके पास नहीं है। आज की पोजीशन ये है कि गंदम आपने जो इम्पोर्ट की उसका स्कैंडल देख लें। आज की पोजीशन ये है कि इकोनॉमिकली आप बिल्कुल बेबस होकर बैठ चुके हैं और कर्जों तर्जों पे चल रहे हैं, और लड़ाई किस चीज़ पे हो रही है, ये पानी मेरा है, ये पानी आपका है। उसकी वजह भी बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं लेकिन वजह भी बताता हूँ, सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये लोगों के मैंडेट से नहीं आई हुई है, इनकी प्रायोरिटी लोग नहीं है। दूसरा, आप 2 दिन से मीडिया देख लें, आप मरियम की, अफजल चंद साहब की, आज कायरा साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, तो मैं तो ये कहना पे मुनीब मजबूर हो जाता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी। ये छोड़ दे कि मैं एक पीटीआई का वर्कर हूँ, यार ये पार्टियां तो सूबाई पार्टियां हैं, ये नेशनल पार्टियां तो हैं ही नहीं। ये तो एक सूबे के ऊपर लड़ रही हैं, एक सूबे के हिसाब से लड़ रही हैं, क्योंकि इनको जो है वो नून है उसका, मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नहीं है। मतलब अजीब सी बात है, नेशनल पार्टीज ही नहीं है ये। नेशनल पार्टीज को आपने, उसके लीडर को जेल में बंद किया हुआ है। नेशनल पार्टीज के विनिंग जो कैंडिडेट्स उनको आपने सामने बैठा के इंटरव्यू ही कर रहे हैं, रोज यहाँ पर्चा दे देते हैं। तो मुल्क इस तरह तो आगे नहीं चलते ना। ये बात है जो आज करने की है। इंटरनल पार्टीज के इश्यूज तो चलते रहते हैं हर जगह, बिल्कुल ठीक भी पता है। हाँ, जब मियाँ साहब जेल में थे, उसको लीड कर रही थी, और जो इश्यूज थे इनके घर के अंदर वो भी सबको पता है। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ चले शहीद साहबा वो मैं जरा उस पे आ जाऊं। बहन भाई थे,
बिल्कुल लेकिन ठीक, उनके डिफरेंसेस थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ज़रा इख्तियार वाली साहब, बात यह है, आपने नज़रियाती का, उन्होंने कहा आप तो सूबाई पार्टियां भी शायद नहीं, शहरी पार्टियां हैं, और दूसरी बात यह है कि ये अंदरूनी मामलात हैं। आपकी पार्टियों में भी बहुत से मसाइल हैं, आपके तो गवर्नेंस के बड़े इश्यूज हैं। उन्होंने अभी डॉलर का बताया ना, अभी आप इस्लामाबाद आके वो कहते हैं ओपन मार्केट में 288 का भी डॉलर नहीं मिल रहा। देखिए आज के डॉलर की बात पे इनको मतलब किसी को भी पूछने का हक है, लेकिन मेरे ख्याल में इफ अली बुखारी इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनको ये राइट नहीं पहुंचता। 3-4 चीजों पे तो मैं कहता हूँ ये अपना राइट बिल्कुल फॉर एवर ये लूज कर चुके हैं। नंबर 1, ये कभी ये नहीं कह सकते कि यार अब बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि ये वो लोग थे जब बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का मिलता था, ये कहते थे ये हमारी हुकूमत आने दो, हम 2 रुपए में देंगे। ये लोग कहते होते थे कि 65 रुपए का पेट्रोल महंगा है, हम 40 रुपए में देंगे। असद उमर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, और इनके बहुत बड़े अच्छे कोलीग रहे हैं, एक इस्लामाबाद से, एक ही शहर से ताल्लुक रखते थे। वो यहाँ से फिर MNA भी पास हुए, फिर वजीर खजाना भी बने, और उन्होंने फिर दिखाया भी कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, और पेट्रोल को 65 से वो कहां तक लेके गए। और फिर उसके बाद अगर तीसरा मैं वजाहत करूं कि ये डॉलर पे जो प्रेशर है, इसके मुतालिक ये बड़ी तकरीरें करते थे कि डॉलर ये तो डॉलर वो, डॉलर ये तो डॉलर वहां। अच्छा, हमने इस डॉलर को हम 100 पे छोड़कर गए थे। आपका एक वजीर था जिसका नाम शेख रशीद था, और वो कहा करता था कि अगर ये 100 से नीचे आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे आज भी याद है कि इसाक डार साहब ने, उनसे किसी ने सवाल किया कि डॉलर तो 99 पर आ गया, कहते हैं हाँ 100 से नीचे आ गया, लेकिन मैं शेख रशीद साहब को इस्तीफे के लिए नहीं कहूंगा। हम में इतनी मुरव्वत है। आपके लीडर ने तो ये कहा था कि मैंने अगर कर्जा लिया तो मैं खुदकशी कर लूंगा। हमने मुरव्वतन भी ये नहीं कहा कि यार आप खुदकशी करें, आप तो सबसे बड़ा कर्जा लेकर आ गए हो। तो मेरे ख्याल में आप बहैसियत जमात ये तनकीद, इस तनकीद का हक आप गंवा चुके हैं। यू डोंट हैव द राइट टू आस्क इवन कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, बिकॉज ये आपकी कारस्तानी है। रोटी क्यों महंगी हो रही है, बिकॉज ये आप करके गए हैं। पेट्रोल, उसको आप जहन्नम की आग बनाकर गए हैं। बिजली का यूनिट आप 5 रुपए से 54 रुपए पर लेकर गए हो। तो मेरे ख्याल में ये आपका राइट नहीं बनता। कोई और बात अगर करनी है उस पर जरूर हम बात कर सकते हैं। अच्छा चले, वक्त मेरे कम हो गया, मैं माजरत चाहूंगा आपसे और अली बुखारी साहब से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए, वापस आएंगे, जरा तजयाती तौर पर मामला को देखते हैं। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, और जनाब इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। आप दोनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। 2 मामलात हैं, मैं आप सबके सामने ही है। वो एक मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंटरनल इशू है, लेकिन वो अब बाहर आ गया है, और उस पर जो लेदे हो रही है, और वो लेदे किसी और में नहीं, वो एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा है मोहतरमा अलीमा खानम साहबा। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, ये जो गंडापुर साहब ने कल बातें की हैं, यही बातें बाय एंड लार्ज वो करते रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, तो उनको तो पार्टी ने वैसे ही फारिग कर दिया, फिर कहा जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, खान की बहन पे इल्ज़ामात लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। अब बाय एंड लार्ज उससे ज़्यादा ही शायद 4 चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं कि ये तो MI के इनके ऊपर काम कर रही है और ये हो रहा है। तो क्या फेट होगा गंडापुर साहब का इसके बाद? मैं ख्याल है गंडापुर साहब का ये लड़ाई, अब शेर अफजल मरवत तो अपने तौर पे कर रहे थे ना, अब ये लड़ाई गंडापुर वर्सेस अलीमा खान नहीं है, ये लड़ाई बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान है। अच्छा, मैं नहीं समझता गंडापुर अपने तौर पे ये स्टेप इतना बड़ा लेते, और ये इस तरह की फिर उन्होंने जो 12 मिनट की वीडियो जारी की है वो भी करते हैं। बुशरा बीबी ऑन बोर्ड हैं, और दिस इज बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान, और बुशरा बीबी खुद भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इमरान खान के बाद लीडरशिप का, जो उन्होंने 26 नवंबर को डिस्प्ले भी किया, और अलीमा खान भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इमरान खान के बाद। तो दोनों माइनस इमरान खान के बाद अपना अपना सियासी मुस्तकबिल देखती हैं और उस पर लड़ रही हैं। अच्छा, ये आपको यकीन है कि ये बुशरा बीबी साहिबा, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का भी ताल्लुक को गंडापुर साहब से इतना कॉर्डियल नहीं था जब वो जमानत पर बाहर आई थी, और आपको याद है वो उस बात पर भी बड़ी लड़ाई थी कि डी चौक जाना है नहीं जाना है, तो बड़े मसाइल थे। तो आपको यकीन है कि एक साइड पे बुशरा बीबी साहिबा है और दूसरी साइड पे अलीमा खानम साहिबा है, और ये वो ग्रुपिंग है?
जी जी, दोस्त का दुश्मन का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। नेचुरल एलाइज हैं बुशरा बीबी और गंडापुर इस वक्त, क्योंकि दोनों का मुश्तरका दुश्मन अलीमा खान है और वो बड़ी तेजी से डिस्क्रेडिट कर रही थी गंडापुर को। और आपको देखा है, दो वज़रा पे इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने जूते वाली साजिश जो हुई, तो एक टेक्निकली पार्टी के अंदर इन फाइट तो अपनी जगह नज़र आ रही है। और एक ग्रुप को पैटर्नेज अलीमा खान की है और एक ग्रुप को पैटर्नेज बुशरा बीबी की है, और दोनों ग्रुप्स जो हैं अब आपस में एक दूसरे के सामने नबर आजमा हैं और हम महवे तमाशा हैं। अच्छा इसारा राना साहब, आपके नज़दीक ये बुशरा बीबी साहिबा वर्सेस अलीमा खानम साहिबा है या ये कुछ और है? क्योंकि गंडापुर साहब ने तो हसास इदारों का नाम ले लिया ना कि वो काम कर रहे हैं अलीमा खानम साहिबा पे, और इनके बच्चे कैसे 3 दिन में बाहर आ गए। ये बड़े इल्ज़ामात हैं। नहीं देखें, अगर फर्ज करें ये बात मान ली जाए कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान है, तो बुशरा बीबी तो इतनी ताकतवर नहीं है कि गंडापुर के लिए जेल के दरवाजे खुलवा दें और 2 घंटे की मुलाकात भी मैनेज करवा दें। ये तो कोई और ही कर सकता है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी बुशरा अलीमा खानम के वाले से कहीं और है। यही वजह है कि अब एक पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे भाई मुजम्मिल के मुताबिक उनसे शायद उनकी पोटेंशियल से कुछ थोड़ी सी खलबली है, क्योंकि बाकी सारे मोहरे तो कंप्रोमाइज हो भी गए, बाकी सारे मोहरे तो वो अच्छी शुभ बात करने लग गए। मेरा ख्याल है अलीमा खानम काबू नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए मेरा ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि अब यही रह गया था। और इसके अलावा शुक्र है उन्होंने राका एजेंट नहीं करार दे दिया। अब वैसे तो सर्टिफिकेट जेब में बने हुए होते। सो ये लड़ाई मेरा ख्याल है बुशरा बीबी और उसकी नहीं, कहीं और है। अच्छा। और ये तो बात सबको पता थी कि गंडापुर साहब सीएम पीटीआई के नहीं है। जो लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही थी, अब वो गंडापुर लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर के पास अब स्पेस कम रह गई है। अच्छा। अब ये लड़ाई असल ये होगी कि पीटीआई उन्हें हटाना चाहेगी और उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। तो लड़ाई तो अब आगे जाके ये बनने जा रही है। और ये तमाशा बट आप ये कह रहे हैं राना साहब, आप ये गुजारिश है, मैं जरा इस पर बात कर लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई और है और अलीमा खानम साहबा काबू नहीं आ रही। तो अगर काबू नहीं आ रही तो पिछले दिनों अगर किसी को काबू करना हो तो उनके दोनों साहबजादे गिरफ्तार हुए। यही तो बात गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो 3, 4, 5 दिनों में उनकी जमानतें हो गई, जुडिशल हो गए, जुडिशल के बाद और फिर जमानतें उनकी हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये बाकी लोग जो थे उन पे मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलें भुगत रहे हैं, और ये कैसे रिहा हो गए? उनका तो एतराज़ ही इस बात पर है। और तो आप कह रहे हैं वो काबू नहीं आ रही। तो यहाँ तो अगर किसी ने काबू करना होता तो उनके बच्चों को रिहाई ना होने देते। क्योंकि मुनीब भाई, हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं और उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। और हमारी अदालतें किसी की ख्वाहिशों पे लोगों को ना जेल में भेजती हैं, ना लोगों की ख्वाहिशों पे जमानतें करती हैं। तो उनकी जमानतें हो गई क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है। ठीक तंज कर रहे हैं आप। बड़ा बहीनियत सा मामला हो जाता है कि हमारी अदलिया तो फिर कोई अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा किसी की जमानत हो तो हम ये कहेंगे ये तो कहीं और से हुई है, तो फिर तो हमारा अदालती निज़ाम ही सारा खत्म हो गया ना। अच्छा, फिर तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता किसी फैसले के ऊपर भी अदलिया के। सो मैं समझता हूँ कि बहरहाल चूंकि इमरान खान ने भी गंडापुर साहब को यही कहा कि मेरी तर्जुमान है और जो मैं कहता हूँ वही वो बाहर जाके कहती हैं, तो इमरान खान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को। और वैसे आपस की बात है, ये जो तमाशे वमाशे की बात है, तो वाकई तमाशे तो हम देख ही रहे हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में 2 वजीर एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, ये करते हैं। अच्छा, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते एक्चुअली, ये वाली बात डिस्कस कर सकते हैं हम। अच्छा, चले मैं ये तहरीक इंसाफ से हट के ये जो पंजाब PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है इसारा राना साहब, इसमें वज़ीर आला पंजाब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी ने कुछ जवाब दिए, लेकिन आज जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मुझे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस टेम्परेचर को ऊपर नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने बड़ी नपी तुली सी गुफ्तगू की, सिर्फ यही कि वो उन्होंने बस एक जवाब दिया कि हम तो मशवरा देते हैं आपको ये नागवार क्यों गुजरता है। इससे ज़्यादा को तलखी नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है आपके नज़दीक, जो इतनी दर्जा हरारत बड़ा थोड़े दिनों
पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में? अच्छा देखिए कायरा साहब, इस बात को तो मैं बड़ा मानता हूं कि वो शदीद गुस्से के अंदर भी उन्हें अपने अल्फाज पे काबू रहता है। या ये नहीं होता कि वो उंगली तोड़ने की बात कर दें कि मैं छोटे ला देंगा, मैं फट्टे बांध देंगा, ठीक है ना। उन्हें ये अपने हस्ब नस्ब का ख्याल रहता है और वो गुफ्तगू करते हुए इसका इजहार भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बासी कड़ी में उबाल आया है, मुझे वो भूल गया फोटोग्राफर का नाम जिसे अवार्ड मिला था, जिसमें एक जो इथोपिया में एक बच्चा मर रहा था और एक गिद्ध जो था वो बैठा हुआ था, उसके मरने का इंतजार कर रहा था और उसने वो तस्वीर बनाई थी। मुझे ऐसे लगता है कि अभी पैसे आए नहीं है सैलाब ज़दगान के और उसके तकलीफें शुरू हो गई हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल करने और हमने कैसे इस्तेमाल करने। और असल लड़ाई तो यही है कि जी वो हमारे उससे यूं हो जाए, वो कहते हैं मेरी मर्जी में जैसे मर्जी, मेरा पानी मेरे पैसे। एक तो अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए और मेरा से हम पे चले ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसी लड़ाई है कि इससे हमें एक फायदा ये हुआ कि इमरान खान के, अब देखना बुशरा वो गंडापुर और उसकी लड़ाई को कितनी देर डिस्कस कर लेंगे। फिर इमरान खान को हमने मेन उसमें डिस्कशन से बचाना है कि उसका ज्यादा डिस्कस ना हो, पीटीआई पे ज्यादा बात ना हो। तो फिर कुछ इश्यूज तो चाहिए ना चांदमारी के लिए, जिसमें फिर हम उस पर बात कर सकें, कुछ हो सके और उसके बाद वो खत्म हो जाए, ताकि जो मीडिया है उसका भी पेट भरता रहे। और रिप्लेस भी करना है इमरान खान को। लोग थक गए, ये हर सुबह से शुरू होते हैं, रात तक इमरान खान के ऊपर ही बात हो रही होती है। तो कुछ चीजें और भी होनी चाहिए ताकि उन्हें रिप्लेस करें। फिर हमें अब सैलाब भी मिल गया है, गजा भी मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को भी हरा दिया, अब ये भी आ गया है, तो इमरान खान पीछे आता जाएगा। नहीं तो भी इमरान पे ही बात हो रही थी। तो ये जो मिली भगत से WWF हो रहा है ना, ये बस कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर कोई और बात आ जाएगी, फिर कोई और बात मतलब मीडिया के लिए आपको लगता है इसमें जो कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम इस बात पर होता है कि इमरान खान साहब की डिस्कशन ना हो। हैसियत ये है कि उसके कहने पे एक डीसी नहीं लगा सकते आप। वो हर रोज उठ के कोई ना कोई हमें नई सी बात छोड़ देते हैं, फिर वो मीडिया में थोड़ा सा इन रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और आलम यह है कि हमारे सदर मुमलिकत इतना शदीद पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं। पिछले एक माह में एक उनका बता दें कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो, वो चीन जाके बैठ गए, अब वो दुबई जाके बैठ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम में उनकी गुंजाइश ही नहीं रही है। जो असल फ्रस्ट्रेशन इनकी शुरू हुई है, सब लग रहा है ऐसे कि जैसे अब सारा कुछ नून लीग के हाथ में आ गया, एक तरफ शहबाज शरीफ के हाथ में आ गया, दूसरी तरफ मरियम साहिबा के हाथ में आ गया, और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की तरह हाथ झाड़ती रह गई कि हमारी मेहनतें थी लेकिन जो तकसीम है उसमें हमारा हिस्सा ही कोई नहीं बन रहा। अच्छा मोहम्मद वर्दी साहब, टुवर्ड्स द एंड ये जरा फरमाइएगा, ये फरमाइशी है और क्या वाकई और कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में मीडिया के पास भी? इमरान खान साहब को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई आपका मेरा इशारा साहब का पूरा मीडिया इमरान खान साहब को डिस्कस किए बगैर रह नहीं सकता। अडयाला जेल क्या हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुआ, तोशाखाना 2 में क्या हुआ, GHQ हमला केस में क्या हुआ, इसके अलावा खबर ही कोई नहीं। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि वो इशहार राना साहब जो है ना, जी वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को। लड़ाई सैलाब के पैसों पर नहीं है, लड़ाई इस बात पर है कि मरियम नवाज कह रही है कि इस बार सैलाब के लिए हमें आलमी इमदाद की अपील नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए और हमें दुनिया से सैलाब के नाम पर भीख नहीं मांगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नहीं, हमें आलमी इमदाद की अपील करनी चाहिए और सैलाब के नाम पर हमें दुनिया से इमदाद मांगनी चाहिए। पहला जो असूली इख्तलाफ है इस वक्त जो सामने आया है, पंजाब ये कह रहा है कि जिन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वो पंजाब अपने वसाइल से पूरा करेगा, हमें ना मरकज़ की ज़रूरत है ना हमें आलमी इमदाद की ज़रूरत है। सिंध ये कह रहा है कि जी नहीं, आलमी इमदाद की बिलावल ने कहा है अब तक अपील की क्यों नहीं है, आपको अब तक इंटरनेशनल एड की अपील कर देनी चाहिए थी और फंड रेजिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि नहीं, हमने ये काम इस बार नहीं करना। एक बुनियादी इख्तलाफ जो मुझे समझ आया है वो ये है, इशहार राना साहब शायद इस बात को समझ नहीं सके, जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है, मरियम नवाज कह रही है जिसका जो नुकसान हुआ है पंजाब गवर्नमेंट पूरा करेगी, 100% पे करेगी, चाहे फसल का नुकसान है, घर का नुकसान है, जानवर का नुकसान है, जो भी नुकसान है 100% कॉम्पनसेशन देगी पंजाब गवर्नमेंट अपने पास से। सिंध गवर्नमेंट कह रही है नहीं, इसके लिए इमदाद चाहिए, हम अपने पास से नहीं दे सकते। एक तो ये इख्तलाफ है। दूसरा इख्तलाफ कोई नया इख्तलाफ तो है नहीं,
देखिए ना, नहरों का इख्तलाफ कोई नया तो है नहीं। नहरों पर आपको पता है सिंध में कितना अरसा एहतजाज जारी रहा, पंजाब की वो जो नहर थी जिसके ऊपर, तो मरीम नवाज का उस पर एक स्टांस है कि जो पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर बनाए, डैम बनाए, जो मर्जी करे। पंजाब को अपने हिस्से के पानी की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने हिस्से का पानी जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ठीक पंजाब के हिस्से का जो पानी है उस पर सिंध की डिक्टेशन नहीं हो सकती। सिंध अपने हिस्से का पानी जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, चाहे समुद्र में डाल दे, ठीक हो गया। चाहे नहर बना ले, चाहे डैम बना ले, चाहे इस्तेमाल कर ले। पंजाब अपने हिस्से का पानी जो वाटर कमीशन के तहत दोनों सूबों में पानी की तकसीम है उसके तहत इस्तेमाल करे। लेकिन सिंध का मौकफ है कि नहीं, नई नहर जो है वो हमारी मर्जी से बननी चाहिए। ये एक डिस्प्यूट सूबों में नया डिस्प्यूट तो है नहीं, ठीक ये हो गया। पुराना डिस्प्यूट है और इस पर दोनों सब सूबों की अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन है। अब जब सैलाब आया है तो पंजाब का ख्याल है कि उसे कुछ वाटर के हवाले से नई चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगले साल 22% ज्यादा बारिश होनी है, ज्यादा 22%। तो इस साल पंजाब ने अब इस साल में उस पानी को संभालने के लिए कुछ इकदाम करने हैं, वो जैसे भी किए जाएं। ठीक तो हो ये गया। नेचुरल डिबेट्स हैं पाकिस्तान के इशू में, जिनकी शायद इसार राना साहब को ज्यादा समझ नहीं है। अच्छा चले, मैं इस बहस को यहीं खत्म करता हूँ। मैं शख्सियात का शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।